दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में, यानी कि तरबूज की खेती करने का सही तरीका कौन सा है। अगर आप सही तरीके से तरबूज की खेती करेंगे तभी आपको तरबूज की खेती से अच्छा उत्पादन मिलेगा और तभी आपको उससे अच्छा मुनाफा मिलेगा। साथ ही बात करेंगे तरबूज की खेती करने का सही समय कौन सा है। अगर आप तरबूज की खेती सही समय पर करेंगे तभी आपको उससे अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और अगर मंडी भाव आपको अच्छे मिल गए तो यकीनन आपको तरबूज की खेती से बहुत ही शानदार मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों साथ ही हम बात करेंगे तरबूज की खेती में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, जमीन की तैयारियां कौन सी करनी है, खाद उर्वरक यानी कि बेसल डोज आपको कौन कौन से डालने हैं। तरबूज की खेती से शानदार उत्पादन लेने के लिए आपको बुआई से पहले जो खाद उर्वरक हम यहां पर डालते हैं उन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप इस समय तरबूज लगाना चाहते हैं तो आपको लगाने से पहले बहुत सारी सावधानियां रखनी जरूरी होती है और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आप सही तरीके से तरबूज नहीं लगाएंगे तो भाई आपको इस समय अगर आप तरबूज लगाते हैं तो आपके प्लांट ना तो ठीक से ग्रो कर पाएंगे और ना ही आपको ठीक से उत्पादन मिल सकेगा। तो कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है कि हर एक पॉइंट को आप ध्यान से समझ सके। तरबूज की खेती के बारे में कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तरबूज की खेती करने का सही समय कौन सा है। तो अगर आपको तरबूज की खेती से शानदार मंडी भाव अगर दोस्तों लेने हैं और तरबूज की खेती से अच्छा उत्पादन भी आपको साथ में लेना है तो आपको तरबूज की खेती जो है वो अगेती करनी चाहिए। तो दोस्तों तरबूज की खेती के सही समय की यहाँ पे अगर हम बात करें तो तरबूज की अगेती खेती अगर आप करने वाले हैं तो इसका जो सही समय है वो है नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और लगभग 10 जनवरी तक आप जो है तरबूज की अगेती खेती कभी भी कर सकते हैं। इस समय के दौरान अगर आप जितना जल्दी अपने तरबूज का सीड सोविंग कर देंगे उतना ही अच्छा आपको मंडी भाव मिलेगा। मैं अक्सर हमेशा जो है तरबूज जो है हमेशा नवंबर के आखिरी सप्ताह में सीड सोविंग इसकी हो जाती है, लेकिन इस बार जमीन की तैयारियों के समय थोड़ी सी नमी ज्यादा होने की वजह से 5-6 दिन हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। उसके बावजूद भी हमारा जो तरबूज है लगभग 5-6 दिसंबर तक जो है कंप्लीट उसकी सीड सोविंग हो जाएगी। तो इसकी अगर आप अगेती खेती करना चाहते हैं तो भाई आप नवंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में 10 दिसंबर तक आप इसकी खेती कर सकते हैं और उसके बाद भी आप जो है 10 जनवरी तक जो है कभी भी सीड सोविंग कर सकते हैं। 10 जनवरी के बाद में अगर आप तरबूज लगाते हैं तो आपकी तरबूज की फसल अगेती नहीं होगी, उसके बाद आपकी तरबूज की फसल पछेती हो जाएगी, क्योंकि 25 जनवरी के बाद में तो हम वैसे भी तरबूज को ओपन फील्ड में ही लगा देते हैं। तो अगर आप क्रॉप कवर की सहायता से या क्रॉप कवर का खर्चा करके अगर तरबूज की अगेती खेती करना चाहते हैं तो भाई आप 10 जनवरी से पहले पहले तरबूज लगाएं। इस समय के दौरान अगर आप तरबूज लगा लेंगे तो आपको इसके मंडी भाव भी अच्छे मिलेंगे और उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। अगर आप नवंबर से लेकर यानी कि नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और लगभग दिसंबर पूरे दिसंबर माह में कभी भी इसकी सीड सोविंग कर देते हैं तो लगभग 15 से लेकर 16, 17, 18 रुपए तक इसके आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। और इसके बाद में अगर आप तरबूज लगा देते हैं यानी कि 25 जनवरी तक भी अगर इसकी सीड सोविंग आप कर देते हैं, 25 जनवरी तक आप अपना तरबूज की सीड सोविंग कंप्लीट हो जाती है, तब भी आपको इसके मंडी भाव जो है वो 12, 13, 14, 15 रुपए तक मिल जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको 15, 16 या 17, 18 रुपए तक के मंडी भाव अगर दोस्तों लेने हैं तो भाई आपको दिसंबर से पहले पहले इसकी बुआई जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी कि पूरे दिसंबर माह में कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी सीड सोविंग। उसके बाद आपको इसके मंडी भाव भी अच्छे मिलेंगे और उसका उत्पादन भी जो है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। जो किसान भाई तरबूज की पछेती खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो भाई पछेती खेती अगर आप ओपन फील्ड में करना चाहते हैं तो आप 25 जनवरी के बाद में जब आपके एरिया में पाले गिरने बंद हो जाए, ठीक से टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर जो है 8-9 डिग्री तक आ जाए, तब आपकी जो है इसकी सीड सोविंग कर सकते हो। और उसके बाद में पूरे फरवरी माह में कभी भी आप ओपन फील्ड में इसकी खेती कर सकते हो। फरवरी के बाद में अगर आप तरबूज लगाते हो तो थोड़ा सा जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकता है, क्योंकि उसके बाद में मार्च माह में जो है 15 मार्च तक भी आप लगा सकते हो, लेकिन 15 मार्च के बाद में अगर आप इसकी सीड सोविंग करते हो तो उसके बाद में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाते हैं और बीज की जर्मिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, प्लांट की ग्रोथ में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि पूरे मार्च में भी आप इसकी खेती कर सकते हो, लेकिन 15 मार्च के बाद में अगर आप थोड़ा सा इसकी खेती करते हो तो थोड़ा सा आप रिस्क मान के चलिए, थोड़ा सा आपका उत्पादन भी कम हो सकता है और इसका जो जर्मिनेशन रेट है वो भी थोड़ी सी डाउन आ सकती है।
बाकी मार्च तक आप कभी भी इसकी खेती कर सकते हो। तो ये तो हो गई तरबूज की खेती करने के सही समय की बात। अब बात कर लेते हैं तरबूज की खेती करने से पहले जमीन की तैयारियां आपको किस तरह से कंप्लीट करनी है। दोस्तों, जमीन की तैयारियों के बारे में यहां पर अगर हम बात करें तो कम से कम 3 से 4 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और साथ ही कल्टीवेटर से करके और अपनी मिट्टी को जो है एकदम भुरभुरा बना लेना है, यानी कि जमीन को एकदम आपको उपजाऊ बना लेना है। उसके बाद में आपको तरबूज की खेती करनी है, यानी कि सबसे पहली जुताई आपको मिट्टी पलटने वाले हल से और थोड़ी सी गहरी जुताई करनी है, और उसके बाद में दूसरी जुताई आपको एक कल्टीवेटर से करनी है, और उसके बाद में तीसरी जुताई जो है वो आप हैरो या रोटावेटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद में आखिरी जुताई एक और आपको करनी है। कम से कम 4 जुताई अगर आप करेंगे तभी आपकी मिट्टी ठीक से खुलेगी और तभी आपकी मिट्टी ठीक तरह से उपजाऊ होगी। जमीन के अंदर पड़ी फंगस और निमातोड वगैरह की जो समस्या है आपकी जमीन में पहले से, वो भी इस तरह से आप अगर कल्टीवेशन करेंगे तो वो भी समस्या भी आपके खेत में नहीं रहेगी। और आखिरी कल्टीवेशन के समय आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि मिट्टी में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पलेवा करके जमीन की तैयारियां कर रहे हैं और अगर आप बिल्कुल सूखी मिट्टी में कल्टीवेशन कर रहे हैं, सूखी मिट्टी में जमीन की तैयारियां कर रहे हैं, तो आपकी मिट्टी में ज्यादा बड़ी डलियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूखी मिट्टी में अक्सर हम कल्टीवेशन करते हैं तो जो मिट्टी की जो डलियां होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी रह जाती हैं, तो वो एकदम छोटी होनी चाहिए। यानी कि 3-4 बार इस तरह से आपको कल्टीवेशन कर रहे हैं कि आपकी जो मिट्टी है अच्छी तरह से उपजाऊ होनी चाहिए और ज्यादा मिट्टी के जो टेलियां हैं वो अंदर नहीं रहने चाहिए। इस तरह से आपको जमीन की तैयारियां करनी है। जमीन की तैयारियां कंप्लीट होने के बाद में बात करते हैं बेसल डोज के बारे में, यानी इसमें पड़ने वाले खाद उर्वरकों के बारे में। दोस्तों, तरबूज की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें आपको बेसल डोज पर विशेष तौर से ध्यान रखना होता है, यानी कि बुआई से पहले जितने भी हम खाद उर्वरक डालते हैं वो आपको अच्छे से अच्छी मात्रा में डालने हैं। और जो मैं आपको यहां पर बेसल डोज बताने जा रहा हूं वो सारे बेसल डोज आप डालेंगे तभी आपको तरबूज की खेती से अच्छा उत्पादन मिलेगा, तभी आपके तरबूज की साइज अच्छी होगी और तभी आपको अच्छी फ्रूटिंग अपने तरबूज में देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको सबसे पहले 5 से 6 ट्राली अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। कि गोबर की जो खाद है वो आपको सबसे पहली कल्टीवेशन जब आप कर रहे हैं तब आपको डाल देनी है। सबसे पहले कल्टीवेशन करने के पहले भी डाल सकते हैं या एक कल्टीवेशन होने के बाद में भी आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा हमेशा हम गोबर की खाद सबसे पहले कल्टीवेशन होने से पहले डाल देते हैं और उसके बाद में जितने भी कल्टीवेशन होते हैं वो गोबर की खाद डालने के बाद में करते हैं। कुछ किसान भाई बेड के अंदर सीधा जो बेड बनाते हैं उस बेड बनाते समय भी गोबर की खाद डालते हैं। तो भाई बेसल डोज तो आप बेड बनाते समय डाल सकते हो, लेकिन गोबर की खाद तो आपको पहले ही डाल देनी चाहिए। अगर आप पहले डाल देंगे तभी गोबर की खाद अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स होगी और तभी आपके हर एक प्लांट को बराबर मात्रा में गोबर की खाद जो है ठीक समय पर और लास्ट तक जो है बराबर मात्रा में मिलती रहेगी और तभी आपके जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो होते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको गोबर की खाद मैंने आपको बता दी 5 से 6 ट्राली सबसे पहले कल्टीवेशन से पहले डाल देने हैं और उसके बाद में सारे कल्टीवेशन आपको बाद में करने हैं। उसके बाद में बात करते हैं बेसल डोज की, यानी कि रासायनिक खाद उर्वरक आपको कौन कौन से डालने हैं। 50 kg आपको DAP लेनी है, 30 kg आपको SSP लेनी है और 30 kg ही आपको MOP पोटास लेना है और 20 kg आपको जो है यूरिया लेनी है। इन चारों खादों का मिश्रण तैयार करके और छिड़काव विधि से आप अपने खेत में बिखेर कर डाल सकते हैं, या फिर आप वीडियो में देख लीजिए जिस तरह से हम बेड बनाते समय बेड के अंदर ही डाल देते हैं, तो उस तरीके से आप बेड के अंदर भी डाल दे सकते हो। इसके लिए आपको जो है पहले आधे बेड बनाने पड़ेंगे। बेड बनाते समय बेड के अंदर आपको एक झिरी टाइप लाइन छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद में आप बेसल डोज जितने भी डालने हैं वो बेड के अंदर, यानी कि जो झिरी बनती है उस झिरी के अंदर डाल देने हैं और उसके बाद में दोबारा आपको जो है बेड राइजर की सहायता से अपने बेड को कंप्लीट कर लेना है, जिससे बराबर मात्रा में हर एक प्लांट को बराबर मात्रा में जो खाद उर्वरक डाल रहे हो वो आखिर तक मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने बेसल डोज डाल सकते हो, जिससे आपके बेसल डोज का खर्चा भी कम होगा, यानी खाद उर्वरक की मात्रा भी आपकी कम लगेगी और आपके हर एक प्लांट को अच्छी तरह से वो लास्ट तक मिलते भी रहेंगे। तो इस तरीके से भी आप जो है बेसल डोज डाल सकते हो। इस तरह से बेसल डोज डालने के बाद में आपकी जमीन की तैयारियां कंप्लीट हो जाती हैं और उसके बाद में आप जो है बेड बना सकते हो। बेड आपके कंप्लीट होने के बाद में आपको जरूरत पड़ने वाली है इसकी ड्रिप इरिगेशन की। 16 mm की ड्रिप इरिगेशन की सिंगल लाइन आप बिछाकर काम चला सकते हो। कुछ किसान भाई डबल लाइन भी डालते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि तरबूज की खेती में सिंगल लाइन काफी होती है, क्योंकि प्लांट से प्लांट की दूरी 1-1 फीट पे होती है और जिगजैग प्लांट हम इसमें लगाते नहीं है। बीच में आपको प्लांट की जो इसकी सीड सोइंग है वो कर देनी है, तो सिंगल लाइन से भी आप काम चला सकते हो। तो ड्रिप इरिगेशन की सिंगल लाइन डालकर और उसके बाद में 21 या 25 माइक्रोन की
प्लास्टिक मल्च आपको जरूर बिछा देनी है। चाहे आप फरवरी माह में यानी कि पछेती खेती करें तरबूज की, चाहे आप तरबूज की अगेती खेती करें नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में, कभी भी आप तरबूज की खेती कर रहे हैं तो भाई प्लास्टिक मल्च आपको जरूर लगाना है। हालांकि अगर आप मार्च महीने में अगर तरबूज लगा रहे हो तब प्लास्टिक मल्च आपको नहीं लगाना है, क्योंकि मार्च के आखिरी सप्ताह तक अगर आप तरबूज की सीड शोविंग कर रहे हो तो भाई उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उस समय आपको प्लास्टिक मल्च नहीं लगानी है। गर्मियों में अगर आप किसी भी तरह की खेती करते हो, बारिश होने से पहले जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है, लू वगैरह चलती है, उस समय आपको प्लास्टिक मल्च नहीं लगानी होती है। लेकिन सर्दियों में अगर आप इसकी खेती कर रहे हो, चाहे किसी भी तरह की बेलवर्गीय सब्जियों की या मिर्ची टमाटर किसी भी तरह की अगर आप खेती कर रहे हो तो प्लास्टिक मल्च आपको जरूर लगानी है। 21 माइक्रोन से लेकर 25 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च काम में ले सकते हो। और अगर बिछाने का सही तरीका अगर आपको आता है तो कम से कम 21 या 25 माइक्रोन की ओरिजिनल प्लास्टिक मल्च आप लगाते हो अच्छी कंपनी की, तो कम से कम 2 फसलों में आप उसको आराम से काम में ले सकते हो। बिछाने का जो तरीका है वो 1-2 दिन में इसका वीडियो आ जाएगा। बताए गए तरीके से अगर आप प्लास्टिक मल्च लगाओगे तो आपकी प्लास्टिक मल्च अगले साल भी काम आ जाएगी। और निकालते समय छोटे छोटे जो टुकड़े रह जाते हैं प्लास्टिक मल्च के आपकी जमीन के अंदर, जो कि बाद में और फसलों की बुआई के समय आपको बहुत परेशान करते हैं, वो दिक्कत भी आपको नहीं रहेगी। तो बिछाने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। प्लास्टिक मल्च बिछाने के बाद में बारी आती है दोस्तों सीड शोविंग की। सीड शोविंग होने से पहले मैं आपको 2-4 वैरायटियां भी बता देता हूं कि यहां पर आपको कौन कौन सी वैरायटियां काम में लेनी है। तो दोस्तों मैं अक्सर काम में लेता हूं क्लाउज कंपनी की जंबो रेड वैरायटी, आप काम में ले सकते हो, काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। दूसरी वैरायटी की यहां पे अगर हम बात करें तो सेमिनस की माधव वैरायटी है। 8-10 साल से मैं खुद काम में ले रहा हूं, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तरबूज का वजन भी काफी अच्छा होता है, तरबूज की सेब भी काफी अच्छी है मंडी में, यानी कि इसकी डिमांड भी अच्छी है। और तरबूज का कलर जो होता है बाहर से और अंदर से दोनों ही कलर इसके अच्छे हैं, यानी कि काफी चमकदार और काफी आकर्षक आपको इसके फल मिलते हैं। तो सेमिनस की जो माधव वैरायटी है इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा वैरायटी की यहां पे अगर हम बात करें तो टाटा की मधुरस वैरायटी, यानी कि धान्या की आती है, ये धान्या कंपनी की मधुरस जो वैरायटी आती है आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हो। इसका वजन आपको इन सबसे ज्यादा मिल जाएगा, उत्पादन यानी कि इसका आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। और तरबूज की साइज आपको 5 से 6 यानी 7-8 केजी तक का इसका साइज मिल जाएगी। हर एक तरबूज की साइज तो आपको 7-8 केजी तक की नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने मैक्सिमम साइज बताई है, इतने आकार के आपको कुछ फल मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि इसके तरबूज की साइज जो है वो आपको काफी अच्छी मिल जाती है। अगले नंबर की यहाँ पे अगर हम बात करें तो सकाटा कंपनी की जो साटो वैरायटी आती है ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। जो वैरायटियां मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इन सब वैरायटियों को मैं काम में ले चुका हूँ, हर साल काम में लेता हूँ और इस बार भी इन्हीं वैरायटियों को लगाने वाला हूँ। तो आप इन वैरायटियों को सिलेक्शन करके और अपने तरबूज की खेती कर सकते हो। सीड शोविंग की यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो 1-1 फीट की दूरी पे, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी आपको बेड बनाते समय 5 से 6 फीट रखनी है। 6 फीट अगर आप सर्दियों में इसकी खेती कर रहे हो, यानी नवंबर से दिसंबर जनवरी में अगर आप इसकी खेती कर रहे हो तो आप लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट भी रख सकते हो। हालांकि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप लोगों को दिखाने के लिए या कुछ जानने के लिए कि भाई 4 फीट की दूरी पे भी तरबूज से कितना क्या उत्पादन निकलता है, तो मैंने कुछ एरिया में तरबूज में जो है लाइन से लाइन की दूरी कुछ एक एरिया में 4 फीट की भी रखी है। देखते हैं उससे कितना क्या उत्पादन मिलता है, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। बाकी आप जो सर्दियों में इसकी खेती कर रहे हो तो आप 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाएं, और अगर आप फरवरी में इसकी खेती कर रहे हो तो 6-6 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं। और अगर प्लांट से प्लांट की दूरी की बात करें, अगर आप सीड शोविंग कर रहे हो तो आपको 1-1 फीट की दूरी पे जो बीज का गैप है वो रखना है, यानी होल से होल की दूरी। जब आप होल निकाल रहे हो प्लास्टिक मल्च में तो सीधी लाइन में आपको होल निकालने हैं। काफी किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई जिगजैग होल निकालने हैं या सीधी लाइन में, तो आप सीधी लाइन में ही आपको होल निकालने हैं और 1-1 फीट की दूरी पे होल निकालने हैं आपको। इस तरह से आप जो है अपने तरबूज की जो है सीड शोविंग कर सकते हो, बताई गई वैरायटियों को काम में ले सकते हो। इससे आपको काफी अच्छा उत्पादन भी मिल जाएगा और काफी अच्छा आपका मुनाफा भी हो जाएगा। दोस्तों तरबूज की बुआई के समय काफी किसान भाइयों का एक सवाल बहुत पूछा जाता है कमेंट करके कि सर तरबूज की बुआई जब हम कर रहे हैं तो बीज की बुआई करने से पहले हमें सिंचाई करनी है या बुआई होने के बाद में हमें सिंचाई करनी है। तो भाई ये डाउट भी आपका क्लियर कर देता हूं। जब आप तरबूज की बीज की बुआई कर रहे हो और पहले आप अगर सिंचाई कर रहे हो तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, और अगर आप पहले बीज की बुआई करके और ऊपर से आप सिंचाई कर रहे हो तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। दोनों में से कोई भी तरीका आप काम में ले सकते हो, लेकिन आपको इस पे एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप सूखी मिट्टी में बुआई कर रहे हो, पहले बीज की बुआई कर रहे हो और बाद में अगर सिंचाई कर रहे हो ड्रिप से, तो आपको बीज की गहराई जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि सूखी मिट्टी में जब हम बीज डालते हैं तो गहराई का थोड़ा सा अनुमान नहीं रहता है। जब बीज की बुआई करते हैं तो थोड़ा सा कई बार ज्यादा गहराई में बीज चला जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रख लेना है। अगर आप सूखी मिट्टी में बीज की बुआई कर रहे हैं तो
ध्यान रखें कि बीज जो है ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आप जो है कैसे भी कोई से भी तरीके से बीज की बुआई कर सकते हो। पहले सिंचाई करके भी कर सकते हो और बीज की बुआई होने के बाद में भी सिंचाई कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह से आप तरबूज की खेती कर सकते हो। दोस्तों अगर आप सर्दियों में इसकी खेती कर रहे हो तो भाई तरबूज की बुआई कंप्लीट होते ही जिस दिन आप तरबूज की बीज की बुआई कर रहे हो उसी दिन लो टनल से आपको उसको कवर कर देना है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, पिछली बार काफ़ी किसान भाइयों ने इस तरह की गलती की थी, मेरे पास कमेंट बहुत ज़्यादा आए थे, इस वजह से उनके काफ़ी बीज जो है वो खराब भी हो गए थे। जिस दिन तरबूज की सीड शोइंग होती है उसके 2-3 दिन बाद सोचते हैं कि अभी जर्मिनेशन तो हुआ नहीं है, होने के बाद में या 3-4 दिन बाद में लो टनल से इसको कवर कर देंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा करने से आपके बीज जो है वो जमीन के अंदर खराब हो सकते हैं। जिस दिन आप तरबूज के बीज की बुआई कर रहे हो आपने लो टनल से उसको कवर नहीं किया और पाले गिर गए तो आपके बीज जो है काफ़ी बीज आपके खराब हो सकते हैं, जमीन के अंदर ही सड़ सकते हैं, गल सकते हैं। तो आपको जो है जिस दिन आप तरबूज के बीज की बुआई करो तुरंत आपको लो टनल से कवर कर देना है। तो दोस्तों बताए गए तरीके से आप तरबूज की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।